नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अंबेडकर जी के अपमान के मामले पर बीजेपी अपने बचाव की जितनी कोशिशें कर रही है, वो सारी कोशिशें उस पर उल्टी पड़ रही हैं और अब कांग्रेस ने देश भर में जो हल्ला मचाया है, हल्ला बोल कर दिया है बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, और अमित शाह से लगातार माफी की मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। और आज तो बसपा जो है उसने भी प्रदर्शन किया है। तो बीजेपी के खिलाफ ये जो हल्ला बोल देश भर में हो रहा है, उससे अब बीजेपी की हालत खराब हो रही है। मोदी भले ही अब अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उनको दुनिया भर में हो रही हिंसाएं नजर आ रही हैं, देश में जो माहौल है वो शायद उनको नजर नहीं आ रहा, इसीलिए वो अभी तक इस मामले पर चुप हैं। और उधर जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं, उनका बड़बोलापन बीजेपी को ही ले डूब रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के नेता न केवल राहुल गांधी बल्कि अब उनके दादा परदादा सब पर पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के दादा परदादा सभी ने अंबेडकर जी का अपमान किया। और इतिहास क्या है इस बात को सभी अच्छे से जानते हैं। और अंबेडकर जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने अपमान को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते। उनकी जो भी असहमतियां थी, चाहे नेहरू जी से, चाहे गांधी जी से, उन्होंने हमेशा उनको खुलकर सामने रखा। और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या जो भारत में जिन लोगों ने सही इतिहास पढ़ा है, वो लोग इस बात को जानते हैं कि तमाम असहमतियों, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद, चाहे नेहरू है, चाहे अंबेडकर है, चाहे गांधी, इन सब लोगों ने मिलकर भारत को बनाने का जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए अपने मनमुटाव या अपने मतभेद उन लोगों ने किनारे रखे और एक बड़े लक्ष्य के लिए काम किया, मिलजुल कर काम किया। तो अगर अंबेडकर जी को ऐसा लगता कि राहुल गांधी के नाना परनाना, दादा परदादा सब उनका अपमान कर रहे हैं, तो शायद वो कभी भी मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं होते, न संविधान सभा के वो अध्यक्ष बनते। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे गांधी जी के कहने पर जब अंबेडकर जी की सीट आजादी के बाद चले गई पूर्वी पाकिस्तान में, तो उनको मुंबई से किस तरह से चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद वो संविधान सभा में न केवल आए बल्कि उसके अध्यक्ष भी बने, और उनके निर्देशन पर ही पूरा संविधान तैयार हुआ। ये बात दर्ज है इतिहास के पन्नों पर। अब बीजेपी इस बात को पढ़ना न चाहे, देखना न चाहे और झूठे बयान देते रहे, गलत लोगों को गुमराह करते रहे तो करते रहे। लेकिन कांग्रेस जो है वो अब अपना दम दिखाने पर आ गई है, क्योंकि कांग्रेस अब न केवल आज की बात को लेकर आंदोलित हो रही है, बल्कि वो अब लोगों को उस गौरवशाली इतिहास से भी परिचित करा रही है जिसके पन्नों पर गांधी और नेहरू का नाम दर्ज था। अभी जो आने वाले 2 दिनों में बेलगावी में कांग्रेस जो अधिवेशन करने जा रही है, उसमें इसी बात का जिक्र है। और इस बेलगावी अधिवेशन को लेकर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आगे की रूपरेखा भी बताई। और इसके साथ साथ इस समय देश में जो आंदोलन चल रहा है, देश के कई जिलों में, कई शहरों में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं कि कैसे अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें कांग्रेस तो कर ही रही है, इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी कांग्रेस के साथ हैं। उनका आपस में कोई विरोध नहीं है। हालांकि इस बात को मीडिया जरूर बढ़ावा दे रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। और उधर बीएसपी यानी जो मायावती की पार्टी है, जो ये मानकर चल रही थी कि दलित वोटों पर उसका एकाधिकार है और दलितों की आवाज उठाना भी उसी का अधिकार है, इस बात को जो मायावती मानकर चल रही थी, वो भी अब काफी विचलित नजर आ रही है कांग्रेस के इस आंदोलन से। क्योंकि कांग्रेस ने इस बार मतलब ये बता दिया कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के और सहारे की, वो अपने दम पर ये आंदोलन कर सकती है। हालांकि बसपा भी आज आंदोलन कर रही है, लेकिन मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनका एक बयान आया है अब, जिसमें वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कस रहे हैं कि वो नीले कपड़े को जो एक क्रांति का प्रतीक है, उसको वो फैशन शो उन्होंने बना दिया है। इस तरह का बयान आकाश आनंद का है। और ये बयान जाहिर कर रहे हैं कि बसपा भी इस समय कांग्रेस की बढ़ती ताकत से थोड़ा विचलित नजर आ रही है। बसपा जो है बीजेपी की बी टीम थी, लेकिन मायावती को जब ये लगा कि दलितों का मामला और अंबेडकर जी के अपमान का मामला बन सकता है, तो उन्होंने आखिर में अपनी आवाज उठाई। लेकिन बीजेपी का विरोध करने के साथ साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ये बता रही है कि कांग्रेस अब काफी मजबूत हो चुकी है। और अब वो 10 साल पुरानी, जो 10 सालों में हम जिस कांग्रेस को देख रहे थे, जिसमें बार बार ये नजर आ रहा था कि उसके कार्यकर्ता निरुत्साह हो रहे हैं या उनमें अब वैसा जोश नहीं है,
आज की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा और अब पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। तो कांग्रेस के इस कदम से कैसे बीजेपी की हालत हो गई है खराब, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। और शुरुआत करने से पहले सुन लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा। सुन लेते हैं जयराम रमेश को, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है। और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। आप जानते हैं, एक परिवर्तनकारी क्षण था हमारे लिए। उसी से, उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे, उस पर चर्चा होगी और अगले 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करके प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो देश के सामने हम रखेंगे। ये थे कांग्रेस सांसद महासचिव जयराम रमेश जो बता रहे हैं कि कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन में क्या कुछ हो सकता है और कैसे 2.5 साल पहले जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और उसमें भारत जोड़ो यात्रा की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई और फिर हम सब गवाह हैं इस बात के कि भारत जोड़ो यात्रा जब निकली कन्याकुमारी से श्रीनगर तक तो कैसे उसने देश की राजनीति का रुख ही बदल दिया। और बीजेपी जिसने कई साल और कई करोड़ रुपए लगा दिए राहुल गांधी की छवि खराब करने में, उसका सारा पैसा, सारी मेहनत जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरी धूमिल हो गई, वो नष्ट हो गया उसका सारा पैसा, उसकी सारी मेहनत। क्योंकि राहुल गांधी की छवि जो है जनता ने खुद अपने बीच देख लिया कि राहुल गांधी कौन है, कैसे हैं, उनकी विचारधारा क्या है और उनकी राजनीति क्या है। और अब राहुल गांधी उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ साथ अब है प्रियंका गांधी भी। प्रियंका गांधी ने जब संसद में संविधान पर चर्चा में अपने भाषण में ये कह दिया था कि देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं, तो उनकी ये जो लाइन है यही काफी मारक थी और बीजेपी के लिए एक चेतावनी थी। और शायद इसी वजह से पहले नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह ने संसद में जो भाषण दिए काफी शर्मनाक थे और उनके दोनों के ही भाषणों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया था। उन्होंने पहले मोदी से इस्तीफे की मांग की थी और फिर अमित शाह ने तो हद ही कर दी थी जब उन्होंने अंबेडकर के नाम लेने को फैशन की तरह बता दिया था। और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत ही उनसे इस्तीफे की मांग की थी और उसके बाद कांग्रेस ने पूरे इस मुद्दे को
ठंडा नहीं होने दिया और पूरे देश में अब जिस तरह का माहौल बन गया है ये हम सब देख रहे हैं और बीजेपी इसमें काफी परेशान नजर आ रही है। और बीजेपी की ये परेशानी आखिर कैसे दूर होगी? क्या वो कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपने दर्द को थोड़ा कम कर पाएगी या जितना नुकसान उसने खुद का कर लिया है क्या उसको वो थोड़ा कम कर पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जैसा हमने देखा अभी जयराम रमेश जो बता रहे हैं, एक तो उन्होंने ये बताया कि पूरे देश भर में 100 से ज्यादा तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार 2 दिनों से हम ये देख रहे हैं। जैसे ही संसद का सत्र खत्म हुआ, कांग्रेस जो है सड़क पर इस मुद्दे को ले आई और बीजेपी जो है शायद उसे अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि वो कहां चूक कर रही है या अमित शाह ने जो ब्लंडर किया है उसकी भरपाई वो कैसे कर सकती है। कुछ नहीं घटता था अगर अमित शाह माफी मांग लेते, खेद प्रकट कर लेते और ये कहते कि मैंने जो बोला उसको आपने गलत समझा, बस इतना भी बोल देते तो बात समझ में आती। लेकिन वो अभी भी अपनी बात पर कायम है और अब कांग्रेस को जिस तरह से बीजेपी के नेता जो मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी के पूर्वजों तक का नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या बीजेपी अपनी हालत खुद ही खराब करते जा रही है और अपने लिए ज्यादा बड़ा गड्ढा खोद रही है? जो कर रही है वो असल में उसके पुराने जो काम है वो सब सामने निकल कर आ रहे हैं, अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी तक वो लुके छुपे चोरी छिपे जो थी, जिन बातों को कहा करती थी, अब वो खुलकर उन बातों को कह रही है और इसके लिए अमित शाह बधाई के पात्र हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो वो उन्होंने सामने खोल कर रख दिया। और मज़े की बात यह कि पूरी भारतीय जनता पार्टी भी अमित शाह के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। यानी अमित शाह ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, उस अपमान करने के लिए बीजेपी तत्पर दिखाई पड़ रही है और ताल ठोक कर कह रही है कि हाँ ऐसी अपमान हम करते रहेंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। ये एक तरीके से समझाया सकता है, चूँकि तमाम नेता बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी पूरी जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है वो अमित शाह के समर्थन में दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद से लेकर के और कौन कौन से प्रसाद हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सब राहुल गांधी पे और विपक्ष पे जिस तरीके से हमलावर हैं, उससे साफ समझ में आता है कि ये लोग वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने पर तुले हुए हैं और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसा आपने भी कहा कि अमित शाह जिस समय उनको, हालांकि राज्यसभा में ही तुरंत टोका गया था जैसे उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने उस पर जोर दिया कि नहीं सुनिए सुनिए पूरी बात सुनिए, ये कहते हुए सुने गए। यानी उन्होंने अपनी बात का उस समय भी कोई खेद प्रकट नहीं किया। उसके बाद भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये तो कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चाहें तो खड़गे जी की तसल्ली के लिए जो है मतलब मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। यानी खड़गे जी चाहें तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से इनके मन में जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अपमान भरा हुआ है और किस तरीके से जहर जो है दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए इनके मन में है, वो उसकी एक तरीके से कहा जाए प्रकटीकरण जो है वो अमित शाह के वक्तव्य में हुआ। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अमित शाह के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ती है, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। अब इनको जो भी चाहे राम जी बचाएं, चाहे अल्लाह जी बचाएं, जो भी बचाएं वो बचाएं तो बचाएं, वरना जो इनके कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं उससे बचते हुए दिखाई नहीं पड़ने से लगता है। जी, क्योंकि बीजेपी ने ये सोचा था कि वो अम्बेडकर का अपमान करेगी और कोई कुछ उसका प्रतिवाद नहीं करेगा, जिस तरह से वो पहले ये काम करते आई है। क्योंकि उसने जब बाबरी मस्जिद तोड़कर और मंदिर वहां उस जगह पर बन गया तो फिर उसकी हिम्मत जो है या उसका दुस्साहस शायद और इसी वजह से बढ़ गया, क्योंकि उसको ये नजर आ रहा है कि इस देश का पूरा तंत्र जो है वो उसकी मुट्ठी में है। लेकिन कांग्रेस उसकी मुट्ठी में नहीं है, ये बात बीजेपी भूल रही है और अब कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाना शुरू किया है। आज जिस तरीके से, आज क्या बल्कि 2-3 दिनों से जो कांग्रेस पूरे देश में इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और चर्चाएं कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। आज भी जगह जगह पर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरना प्रदर्शन किया और पुलिस जो है हम उनका जो दमन है वो अपने तरीके से कर ही रही है। लेकिन कांग्रेस इस बार झुकते हुए नहीं दिख रही है। और अब जो अगला आने वाला अधिवेशन है बेलगावी का, उसको लेकर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस बारे में आज जयराम रमेश ने ये सब भी बताया कि कैसे 100 साल पहले वहां पर गांधी जी ने जो अध्यक्षता की थी और सेवा दल का जो गठन हुआ और उसके बाद नेहरू जी किस तरह से वहां पर जो जनरल सेक्रेटरी बने और ये उनका लंबा कार्यकाल यहाँ से शुरू हुआ, ये तमाम बातें बता रही है कांग्रेस। अमरेंदु जी, यहाँ पर
कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास है और ये इतिहास इसमें गौरव की सबसे अधिक बात यह है कि ये सीधे सीधे आजादी के आंदोलन से जुड़ा है, जबकि बीजेपी के पास ऐसा कोई इतिहास नहीं है। तो बीजेपी की आधी कुंठा तो इसी वजह से है, या कांग्रेस के आगे वो अपने आप को कमतर इसीलिए महसूस करती है। लगातार 11वां साल उसका शासन का है, लेकिन फिर भी बीजेपी कांग्रेस के आगे उसको एक कुंठा इसीलिए हीन भावना जो है वो शायद इसीलिए क्योंकि आजादी के आंदोलन में उसका कोई योगदान नहीं रहा, यानी उसके पुरखों का, बल्कि वो समय समय पर अंग्रेजों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस के लिए एक हमेशा से गौरव की बात रही है कि उसके पुरखे वो थे जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जेल गए, शहादतें दी, ये सारी चीजें कांग्रेस के पास हैं। आज कांग्रेस जिस इतिहास को बता रही है लोगों के बीच जा जाकर, क्या कांग्रेस ने कहीं कोई कमी की कि जब वो सत्ता में थी या इतने बरस जब बीजेपी भी सत्ता में थी तो कांग्रेस को अपना इतिहास लोगों के बीच इसी तरह से जाकर बताना चाहिए था, ताकि लोग जानते कि कांग्रेस का सच क्या है, जिसको कि आज बीजेपी काफी धूमिल करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं कांग्रेस से इस मामले में कोई कमी रह गई है क्या? और दूसरा, मीडिया का जो की भूमिका रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे आज भी हम देख रहे हैं, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी तब भी सोशल मीडिया पर जितना प्रचार हुआ जो हुआ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको दिखाने में पर्याप्त कंजूसी की। और अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस इसको अपने मतलब ये कांग्रेस के किसी मुद्दे का हो रहा है, ये अंबेडकर जी के नाम पर हो रहा है, जिससे पूरे देश का वास्ता होना चाहिए। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मीडिया में इस बात की खबरें हैं कि नीता अंबानी की बहू ने क्या पहना और क्या नहीं पहना, और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में उसके पहले पति ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मतलब ये तमाम खबरें जो है मीडिया का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन कांग्रेस का धरना प्रदर्शन या उसके उठाए मुद्दे या अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग, ये सुर्खियों में नहीं नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसमें कांग्रेस का स्टैंड अब क्या होना चाहिए? देखिए समिता जी, एक तो जो 26 दिसंबर को कांग्रेस का जो एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी का अधिवेशन हो रहा है, उसमें ईवीएम और चुनाव आयोग की धांधलियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसको लेकर कोई देशव्यापी आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। जी। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अमित शाह ने अपमान किया, उसको लेकर भी अभी जो एक सप्ताह का डॉक्टर अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है कांग्रेस, उसके बाद उसकी लंबी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी ये सिर्फ सप्ताह भर का कार्यक्रम होकर नहीं रह जाएगा। ये एक तरीके से समझ में आ रहा है, जो जयराम रमेश की और केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे ये बात समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया का आपने जिक्र किया समिता जी, तो मीडिया तो अपने जिस काम पे उसको लगाया गया उस काम पे वो है। आप देखिए कि जो एजेंसीज़ हैं, मतलब न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, और जिनको हम लोग पैसा पे करते हैं, मतलब अच्छा खासा हम लोग पैसा पे करते हैं, वो एजेंसीज़ भी उन प्रदर्शन की खबरों का फुटेज जारी नहीं कर रही हैं, उनके बारे में कोई खबरें नहीं दे रही हैं जो पूरे देश भर में हो रहा है। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से ब्लैकआउट जो है पूरे मीडिया में इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। यानी जो बात इमरजेंसी के लिए कही जाती थी, वो इमरजेंसी की तो पता नहीं कितनों ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, लेकिन ये इमरजेंसी सबको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से खबरें ब्लैकआउट की जा रही हैं, और सिर्फ अमित शाह को बचाने के लिए कि अमित शाह का इस्तीफा ना हो और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बीजेपी अपमान करती रहे, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। अब इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है समिता जी कि ये मीडिया भी जो है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर का शरीक है और उनके बराबर का हिस्सेदार है। ये बातें अब समझ में आ रही हैं, वरना इस मीडिया को कम से कम वो खबरें दिखाई जानी चाहिए थी। अरे भाई, आप दिन भर नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं, आप दिन भर अमित शाह को दिखाते हैं, आप दिन भर दिखाइए उनको, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं कम से कम वो चीज़ें भी आपको दिखाएं। खबरों के साथ तो आप बेईमानी मत कीजिए। तो ठीक है, शाम को आपके प्राइम टाइम के शो होते हैं, आपके एंकर जहरीले जितने हैं वो सब आकर जहर उगलते हैं, उनको उगलने दीजिए आप जहर, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो खबरों का सेक्शन है, वहाँ तो आपको कम से कम एक निष्पक्षता बरतनी चाहिए कि खबरें खबरों की तरीके से पेश हों। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है खबरें और विचार को अलग नहीं करते हैं, हम लोग भी जब करते हैं तो खबरें अलग होती हैं, विचार अलग होता है। खबरें जहाँ होती हैं वहाँ खबरों के साथ हम कोई समझौता नहीं करते हैं। तो ये मुझे लगता है मानदंड उस मीडिया को भी अपनाने चाहिए, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। हालांकि अब वो कोई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा मीडिया तो मोदी जी के मित्रों के हवाले है, उनकी पूंजी उसमें लगी हुई है। तो वो कैसे जो है वो जो लोकतंत्र पे खतरा बने हुए हैं, अगर मीडिया उनके हाथ में आ गया तो वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल। तो मुझे लगता है समिता जी कि कांग्रेस को इस पर भी एक लंबी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी और एक बनाना पड़ेगा कि भाई आपको किन के साथ व्यवहार करना है, किन के साथ व्यवहार नहीं करना है। और जो कांग्रेस के अंदर चीज़ें उनको भी ठीक करना होगा कि यानी कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता जो है वो जाकर के बैठते वहीं हैं जहाँ उनको गालियाँ मिलती हैं।
जी। आप गालियां खाने के इतने ज़्यादा शौकीन हो गए हैं कि आपको बिना गालियां खाए वो पेट नहीं भरता जब तक आप उस मीडिया पे नहीं जाएं, तो आपको वहाँ जाना भी है। तो ये कांग्रेस को तय करना है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोगों को तो तय नहीं करना। आप जाहिर सी बात है कि जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और एक बीच में एक लकीर सी खिंची हुई है दोनों के बीच में, वो लकीर और गहरी होती चली जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो जिस तरीके से करती है तो उसको अपनी रणनीति पर भी थोड़ा विचार करना जरूर पड़ेगा कि भाई जो लोग आपको गालियाँ देते हैं, आपके नेता का लगातार अपमान करते हैं। वो एक एंकर था जिसने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत के बारे में विपरीत टिप्पणियां की थी, और बीजेपी का प्रवक्ता था वो सब कुछ उल्टा सीधा बोलता रहा, और उसने उसको ट्वीट भी किया। फिर उसका बहिष्कार किया गया, तो जाके वो चुपचाप मिले आया खड़गे जी से और पवन खेड़ा से, फिर बताया गया कि साहब उसने माफ़ी मांग ली है। जबकि उसने जिस तरीके से ट्वीट किया था उस प्रवक्ता का वीडियो, उस तरीके से उसने अपनी माफ़ी का कोई ट्वीट नहीं किया। वो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ही उसको ट्वीट किया, और उसके बाद उसने अमित शाह के साथ बैठकर किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर व्यक्तिगत और निम्न स्तरीय हमले किए, और उसके बाद फिर आपने फिर कहा कि साहब हम इसका बहिष्कार करते हैं। अरे ऐसे कैसे कि आप उस चैनल का उस जो एंकर है उसका बहिष्कार करेंगे, मगर दूसरे के उसमें जाकर आप बैठेंगे, दूसरे एंकर के कार्यक्रम में जाकर बैठेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये कांग्रेस को तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी क्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि इस पर एक स्पष्ट नीति कांग्रेस को अपनी बनानी चाहिए, और ये भी तय करना चाहिए कि मीडिया के साथ उसका किस तरीके का व्यवहार होगा, और किस तरीके से वो अपने संबंध बनाकर किससे चलेंगे, और कितना आपको उससे सहयोग लेना है। भाई आप देखते हैं कि ये मीडिया लगातार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। समिता जी, अब गाजीपुर पर जिस दिन राहुल गांधी जा रहे थे, संभल है उनको रोका गया, अब वहाँ एक जो सबसे तेज चैनल कहा जाता है उसकी एक एंकर थी, अब वो राहुल गांधी की बड़ी नज़दीकी भी बताई जाती है, और राहुल गांधी ने जब उससे कह दिया था कि ये तो बीजेपी के सवाल में बड़ी विफल भी रही थी वो उस पर कॉन्फ्रेंस में, वो लगातार कोशिश ये कर रही थी अपने मतलब लोगों के मुंह में ज़बरदस्ती माइक डाल के कहलवाने की कि राहुल गांधी की वजह से उनको परेशानी हो रही है। और लोग कह रहे थे कि प्रशासन जो है वो बदमाशी कर रहा है, राहुल गांधी को रोकना था, भाई उनके घर पर आके उनको रोक लेता, यहाँ जो था वो इतने लोगों को दिक्कत देने की क्या आवश्यकता थी। तो ये सब जो करने का प्रयास मीडिया करता है, तो इसकी बदमाशियाँ मीडिया की जो सामने आती है, तो कांग्रेस को भी तय करना होगा कि वो इसके साथ किस तरीके का व्यवहार रखे सकते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस को अपने जो जितनी भी वो रणनीतियां बना रही है उसमें उसको ये ध्यान भी रखना होगा कि ये बात ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे कैसे, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि कॉर्पोरेट मीडिया उसका साथ देने से रहा, बल्कि वो जहां मौका लगेगा वहां वो कांग्रेस को अपमानित करने का या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन पर कीचड़ उछालने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। तो अब ये कांग्रेस को तय करना है। और दूसरी बात, एक राजनीतिक दल, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस की जिम्मेदारी जन शिक्षण की भी है, तो उसको अब की जो अधिवेशन हो रहा है उसमें उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैसे वो इतिहास से लोगों को परिचित कराए, सही बातों से लोगों को परिचित कराए और बताए कि बीजेपी की रणनीति क्या है और किस तरह से वो, अभी तो अंबेडकर जी का अपमान हुआ, बिहार के राज्यपाल ने जिस तरह से गांधी जी को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद अभी कानपुर के एक कार्यक्रम में जिस तरह से भगत सिंह जी को लेकर टिप्पणी हुई, तो ये जो अपमान का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसे में बीजेपी के भरोसे या उसके मीडिया के भरोसे अगर हम ये सोचकर बैठे रहें कि चीजें ठीक होंगी, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अभी जो माहौल चल रहा है, कांग्रेस का जो आंदोलन शुरू हुआ है एक नए किस्म का, और जिस तरह से कांग्रेस ने पूरे देश भर में हल्ला बोल किया है, उस पर सचिन पायलट है कांग्रेस नेता, क्या कुछ कहते हैं सचिन पायलट, इसको सुन लेते हैं। पूरे देश में गृह मंत्री जी के बयान को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन समूचे देश में लोग समझ गए हैं कि भाजपा की इंटेंशंस क्या है और उनकी सोच संविधान के प्रति और अम्बेडकर जी के प्रति क्या है। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो अपमान किया है सदन के अंदर उस व्यक्ति का जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसका जो अपमान किया है, जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और पूरे देश में मांग उठी है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा का जो असली चेहरा है, संविधान के जो प्रावधान है, जहां गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन सब लोगों के संरक्षण का जो संविधान में प्रावधान है, उसके प्रति उनकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के अपशब्द बोले गए। पूरे देश में लगभग हर जिले में आज ये मांग उठ रही है कि उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। क्या कह रहे हैं?
बसपा ने ऐलान किया कल के लिए कि मैं बाकी दलों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस में सभी नेता, सभी दल एक मत हैं कि जिस प्रकार से घोर अवमानना की गई है सदन के पटन पर जो कहा गया, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से इसका विरोध करेगा और जनता के बीच हम जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर जिले और ब्लॉक में जाके लोगों तक ये संदेश दे रही है कि जो घटनाक्रम घटा है और खासकर पार्लियामेंट के अंदर अपनी गलती को छुपाने के लिए उनके स्टेटमेंट के बाद जो गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया पार्लियामेंट के अंदर, जहां राहुल जी, खड़गे जी को जाने से रोका गया। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार की अप्रिय घटना होने की बात की गई और फिर राहुल जी के खिलाफ जाके एफआईआर करी गई, ये पूरा ड्रामा मीडिया और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि मुद्दा ये था कि आपने अंबेडकर जी के खिलाफ जो बोला उससे लोगों में भारी असंतोष है। सिर्फ दलित समाज में नहीं, संपूर्ण भारत के लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ हैं, उनसे माफी की डिमांड करते हैं और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कहा ना, इंडिया गठबंधन पूरा एक है और सब नेता एकजुटता। यहाँ पर सचिन पायलट बता रहे हैं कि कैसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो जो संसद में पूरा ड्रामा हुआ और जो कुछ हुआ इस पर, और उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही अमलेंदु जी की, न केवल दलित समाज के लोग बल्कि पूरे देश के लोग जो हैं इससे काफी आहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी का, जैसा हमने कहा कि ऐसा नहीं कि केवल वो दलितों के नेता थे, वो संविधान निर्माता थे और इस देश के मतलब जो हमेशा लोग जो है उनको इज्जत से देखते थे, लेकिन संघ ने कभी उनको शायद उस इज्जत से नहीं देखा, और शायद क्या बिल्कुल ही नहीं देखा, क्योंकि तभी तो हमेशा जैसा कल गुजरात में एक मामला हुआ जहां पर फिर से अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई और इधर संघ ने जिस तरह से संविधान को लेकर जो भी कुछ लिखा था और वो सारा कुछ इतिहास में दर्ज है। अब सवाल यह है अमलेंदु जी की बीजेपी क्या अपने यानी जो संघ का जो इतिहास है क्या उससे पीछा छुड़ा पाएगी? कांग्रेस पर उंगली उठाकर क्या उसके अपने दोष दिखना बंद हो जाएंगे? अब देखिए सर मित्रा जी, अब पूरे प्रयास तो बीजेपी ने किया कि ध्यान डाइवर्ट हो, जो सचिन पायलट भी कह रहे थे कि वो पूरा उसने प्रयास किया। जिस तरीके से संसद भवन में घटना को अंजाम दिया गया, बीजेपी के सांसद लाठियां ले लेकर पहुंचे और लाठियों में पतले पतले पोस्टर चिपके हुए थे, और राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया गया, तो एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से किया कि किसी भी तरीके से जो है वो मामला डाइवर्ट हो और ध्यान लोगों का दूसरी तरफ जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी तय कर लिया कि ध्यान आप कितना भी डाइवर्ट करना चाहें, लेकिन हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा नहीं और मुद्दा जो है उस पर हम टिके रहेंगे, और इंडिया गठबंधन पूरा मुद्दे पर टिका हुआ है। इसके लिए बीच में मायावती जी को भी लाया गया। मायावती जी ने कहा पहले कि वो प्रायश्चित कर लेते अमित शाह। अरे प्रायश्चित किस बात का करते भाई, सीधे सीधे बात कीजिए इस्तीफे की। अभी भी बीएसपी इस्तीफे की बात नहीं कर रही है अमित शाह के, माफी की बात कर रही है। इंडिया गठबंधन सीधे सीधे कह रहा है कि इस्तीफा दें अमित शाह, और अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तो नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करें, और अगर ऐसा नहीं है तो ये साफ तौर पे समझा जाएगा कि डॉक्टर साहब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का जो अमित शाह ने काम किया, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट था, वो अमित शाह का जो था, और है भी वो ऑफिशियल स्टेटमेंट समझता है, चूँकि अमित शाह संविधान पर चल रही चर्चा का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पहुंचे थे। इसका मतलब है कि वो जो बात कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे कह रहे हैं। तो जब वो नरेंद्र मोदी की जगह पे वहां बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो वक्तव्य अमित शाह का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का समझा जाएगा। तो यही पे मामला आकर रखा हुआ है कि अगर अमित शाह का इस्तीफा होगा तो अमित शाह कहेंगे ये वक्तव्य तो नरेंद्र मोदी का था, तो इस्तीफा नरेंद्र मोदी दें। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी बर्खास्त करने की हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पा रहे हैं, या तो अमित शाह के लिए, या फिर ये कि उन्होंने कहा अमित शाह से कि भाई तुम, चूँकि मैं सीधे करूँगा तो सीधे मुझसे इस्तीफा मांगा जाएगा, तो तुम जाओ, तो तुमको बचाने के लिए मैं हूँ, लेकिन अगर मैं फंस जाऊँगा तो मुझे कौन बचाएगा। तो इसलिए उन्होंने अमित शाह को भेज दिया। तो अमित शाह जो है वो बली का बकरा बन रहे हैं अब इस पूरी लड़ाई में, वो काम तो नरेंद्र मोदी का था। तो अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच का झगड़ा है कि किसके वजह से हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से समिता जी पूरे देश भर में संविधान का प्रियम्बल हाथों में लेकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं और बढ़ेंगी आने वाले समय में, कम नहीं होंगी। अगर बीजेपी ये समझती है कि समय के साथ ये चीज़ें कमज़ोर हो जाएंगी और गुस्सा कम हो जाएगा, तो ये कम होने वाला नहीं है। ये मसला ऐसा है, इस पर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि अब दबाव जो है उसके सहयोगी दलों पर पड़ने पड़ा है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो दीक्षा स्थल है वहाँ पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बाबा साहब से प्रेरणा मिलती है, वो साफ संकेत था कि एकनाथ शिंदे भी अमित शाह को सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं कि आपने जो बाबा साहब का अपमान किया है, आप या तो त्यागपत्र दीजिए या नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करें। और
जेडीयू के कोई भी सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस प्रदर्शन में दिखाई नहीं पड़े, ना टीडीपी के सांसद दिखाई पड़े। तो ये मामला जब बढ़ेगा तो एक बड़ा संकट जो है वो बीजेपी के लिए पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, जो भी टीडीपी और जेडीयू इन दो के सहारे तो बिल्कुल मोदी सरकार खड़ी हुई है और अभी ये लोग चुप हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि आपको या तो सत्ता चुननी है या नरेंद्र मोदी को चुनना है, तो वो मेरा ख्याल है वो नरेंद्र मोदी को छोड़ देंगे। सत्ता में बने रहने के लिए हो सकता है वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। और नरेंद्र मोदी के साथ भी वो लोग क्यों हैं ये हम अच्छे से जानते ही हैं। और अब तो जो तमाम मामले भी उन लोगों के खिलाफ जो होंगे वो हट ही चुके हैं, मतलब अब कोई ऐसा दबाव भी नहीं दिख रहा, कोई फाइल ऐसी नहीं है जिससे उन लोगों को डर लगता हो। बहरहाल इधर कांग्रेस के ही नेता है उदित राज, दलित नेता भी रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर सुनते हैं और उसके बाद सुनते हैं कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का भी एक बयान। सुन लेते हैं उदित राज ने क्या कहा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही हालत है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं। ये इनकी सोच और परंपरा में इसी बात हो गई है, झूठ बोलना, बुतर्क करना, खुद का दोस्त दूसरे के ऊपर मरना। अब तो समाज समझता है, इतना भोला नहीं है, और पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है इनका दिमाग दुरुस्त कर देगा। तो यहाँ पे तो उदित राज जी ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। रंजीत रंजन क्या कहती हैं ये भी सुन लेते हैं। आज के ही जो प्रदर्शन है उस दौरान ही रंजीत रंजन ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है कांग्रेस सांसद ने, सुनते हैं। आज हर जिले में मार्च है और फिर 26-27 को हम लोग स्वामी शताब्दी कांग्रेस की मना रहे हैं बेलगाम में, तो वहाँ तय होगा आगे की रणनीति। मैम, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बी आर अम्बेडकर और उनकी विरासत के अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, उनका काम है मुद्दे को डाइवर्ट करते रहना और पलटवार करना। अब वो 11 साल से यही कर रहे हैं, ना युवाओं के साथ है ना महंगाई के साथ है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पॉपकॉर्न के बारे में जो बोला, कभी आपने सुना है क्या? हम लोग सब मकई की खेती भी हमारे बिहार में भी होती है, यहाँ भी होती होगी। तो आपने 5% जीएसटी, 12% जीएसटी और 18% जीएसटी पॉपकॉर्न में लगाई हुई है, तो शर्म आनी चाहिए। ये मकई है जो गांव में लोग ऐसे फ्री दे देते हैं। और अभी राहुल जी भी गए, प्याज का दाम क्या है, आलू का दाम क्या है, पहले जो महीने के 2000 की सब्जी आती थी अब एक हफ्ता भी नहीं चलती है। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। लगातार भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, उनके दादा और परदादा सबको माफी मांगनी चाहिए अम्बेडकर जी से, उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। 2014 में भाजपा कह के आई और मुझे तो लगता है तब तो मोदी साहब प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वो 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, भ्रष्टाचार नहीं मानती है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तब तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा। तो अमलेंदु जी, आपने इन दोनों का बयान सुना है। उदित राज साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी का दिमाग जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, इन्हें ठिकाने पर आ जाएगा। और यहाँ रंजीत रंजन ने तो एक वाकई वैलिड पॉइंट उठाया है कि बीजेपी ये सारा कुछ जो कर रही है केवल इसलिए कि ध्यान भटके। और हमने देखा है शीतकालीन सत्र में पहले अडानी का नाम उठा तो सोरोस का नाम आ गया, अब सोरोस का नाम बीजेपी नहीं ले रही। अब वो अम्बेडकर से का अपमान, उस पर आप माफी की मांग करो, ये बीजेपी ये नया खेल उसने शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच महंगाई की बात नहीं हो रही, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी एक खबर में देख रही थी कि जो फॉर्म निकला है युवाओं के लिए बेरोजगारी का, उसमें भी वो शायद जीएसटी लग गया है कि आप ये जो फॉर्म खरीदेंगे उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। राहुल गांधी जो सब्जी मंडी का उनका एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं महिलाएं कैसे कि 20,000 रुपए अगर कमाते हैं तो सुनने में रकम लगेगी कि 20,000, लेकिन वाकई महंगाई कितनी है और कैसे लोगों का खर्चा निकल रहा है। तो मोदी जो है देश दुनिया में घूम घूम कर बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन अगर उनके शासन में लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए भी बहुत सोचना पड़े तो फिर ये कैसा उनका सुशासन है। क्योंकि कल जब वो क्रिसमस के कार्यक्रम में और भाषण दे रहे थे और उसमें वो
बाइबल और ईसा मसीह के संदेशों की तुलना और अपने नारे की तुलना एक साथ करने लगे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारी भी सोच है। मतलब वो कहीं कोई मौका ही नहीं छोड़ते अपने आप को महान बताने का कि अब मतलब ये माना जाए कि उनकी जो सोच थी वही बाइबल में लिखी हुई है। तो ठीक है, मतलब एक अगर आप अच्छी बात, जो हमारा तो संविधान जो है वो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और उसमें तो बाइबल, कुरान और गीता, महाभारत और रामायण सभी का सार है कि असली जो धर्म है वो इंसानियत है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इंसानियत को ही कुचला जा रहा है। और इंसानियत के जो सबसे बड़े पुरोधा अगर हम कहें कि अंबेडकर जी, जिन्होंने ये माना था कि हाँ सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए और इसी सोच को लेकर जो संविधान बनाया, उसका यहाँ पर अपमान हो रहा है, अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है और मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। क्या कहेंगे बीजेपी के इस दोहरे चरित्र पर? देखिए सुमित्रा जी, एक तो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बीजेपी जो करती है वो करती इसीलिए चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बना कर दिया, उस संविधान में सबको बराबरी का हक दिया गया और अब जो है वो जो राजा जो था वो चुनना बंद हुआ और जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है और सबको बराबर का अधिकार मिला, वोट का सबको अधिकार मिला। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी यही है, चूंकि ये राजतंत्र के समर्थक रहे हैं तो ये राजतंत्र ही चाहते हैं और अभी भी ये खुद को राजा राजा ही कहना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं कहते, ये प्रजातंत्र कहते हैं। और प्रजातंत्र इसीलिए कहते हैं कि प्रजा तो राजा की होती है, लोकतंत्र में तो राजा होता नहीं है। तो इनको राजतंत्र कितना भाता है और ये किस तरीके से राजतंत्र की तरफ ले आना चाहती हैं, ये इसलिए बातें करते हैं। और जिस समय देश आज़ाद हुआ समिता जी, और जिस समय सरदार पटेल जो थे तो वो तमाम रियासतों को भारत में मिला रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं कि उस समय आरएसएस और प्रजा परिषद जैसे संगठन जो थे वो राजाओं के साथ मिलकर खड़े हुए थे, उनके पक्ष में थे, लोकतंत्र की खिलाफत कर रहे थे ये सब लोग। और यहाँ तक कह रहे थे कि जो लोग आज खुशी मना रहे हैं कि अंग्रेज चले गए, ये खुद ही जो है कहते हुए नजर आएंगे कि अंग्रेज वापस लौट कर आ जाएं, ये सब ये लोग कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और पंडित नेहरू के पुतले जलाए जा रहे थे, तो ये सब जो कर रहे थे, तो ये असल में इनकी घृणा जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, वो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर घृणा इसीलिए है कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों से जो लोग सताए जा रहे थे जाति के नाम पर या किसी भी नाम पर, उनको भी बराबरी का हक देने का प्रयास किया इस संविधान के ज़रिए। इसीलिए इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी परेशानी है, इसीलिए इनको पंडित नेहरू से भी परेशानी है, इसीलिए इनको सरदार पटेल से भी परेशानी है और इसीलिए इनको इस संविधान से भी परेशानी है कि ये संविधान सबको बराबरी की बात क्यों करता है, क्योंकि ये तो मनुस्मृति के उपासक हैं। समझते हैं जी बिल्कुल, मनुस्मृति के उपासक। और राहुल गांधी ने यही तो सवाल पूछा भी था संसद में कि आप दो में से एक को चुन लीजिए, और वहीं पर सारा जो बीजेपी का खेल है वो समझ में आ जाता है। इसलिए मोदी वहां पर तो चुप लगा गए और उसके बाद जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो इतिहास को लेकर तमाम गलत बयानी उन्होंने की और खड़गे जी ने इस बात के लिए भी मोदी से माफी की मांग की थी। हालांकि ना मोदी ने माफी मांगी, ना अमित शाह ने माफी मांगी और ना मोदी इतनी हिम्मत दिखा पा रहे हैं कि वो अमित शाह का इस्तीफा ही ले लें। भले कुछ दिन बाद वो उनको फिर से उस पद पर ले आए, लेकिन अभी मोदी इतनी हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं और उनके जो डर की वजह है जाहिर है, क्योंकि अमित शाह अगर हटते हैं तो मोदी भी हटेंगे और शायद बीजेपी को ही हटना पड़ेगा। कांग्रेस के तेवर इस बार बीजेपी को डराने लगे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और इस बीच राहुल गांधी जो है वो हमेशा की तरह लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्द बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनका एक वीडियो जारी हुआ जिसमें वो ये महिलाओं के साथ सब्जी वालों के पास जाकर और सब्जी खरीद रहे हैं, उनके दाम पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे महंगाई जो है वो लोगों के लिए खाने को भी तरसा रही है लोगों को। और अभी जो 2 दिन पहले वो परभणी गए थे, कल जो परभणी गए थे वो, और उसमें उन्होंने जो सोमनाथ सूर्यवंशी की मां से जब मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो कुछ बयान दिया, आज संजय राउत ने भी उस पर एक गंभीर टिप्पणी की है और सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सुन लेते हैं। बात ऐसे है, महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिनों दिन बहुत गंभीर हो जा रही है। सरकार बनी है लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। परभणी में पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई और देवेंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में कि हत्या नहीं है, पुलिस से मारपीट नहीं हुई है। तो कैसी एक व्यक्ति जो तंदुरुस्त थी वो कैसी मर गई? हाँ, आप झूठा रिपोर्ट बना के सदन में पढ़ लेते हो पुलिस का रिपोर्ट। संतोष देशमुख की हत्या तो महाराष्ट्र के आंखों के सामने हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका।
फिर भी आप छुपाने की बात करते हो और राहुल गांधी वहां कल गए तो आपको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हो, राहुल गांधी को संविधान ने अधिकार दिया है। राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अधिकार है देश में जहां भी इस प्रकार की घटना हो तो वहां जाकर लोगों के साथ बात करें और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए। और राहुल जी जाते हैं, वो महाराष्ट्र में आ गए, परभणी बीड में गए, मैं उनका आभारी हूं। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है तो उनको हक है और ये हक संविधान ने दिया है, ये बात संजय राउत ने बताई। और हम लोगों ने देखा, आपने जिसका जिक्र भी किया, जब राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले थे तब भी उनको इसी तरह रोका गया था। हालांकि परभणी जाने से रोका तो नहीं गया, लेकिन चंद्रकांत बावनकुले का चंद्रशेखर बावनकुले का जो बयान था कि वो नाटक करने आ रहे हैं, तो यहाँ पर अमलेंदु जी क्या बीजेपी, क्योंकि जो संजय राउत ने कहा कि फडणवीस जी ने विधानसभा में झूठ बोला, वहां पर झूठ बोला जा रहा है, संसद में अपमान हो रहा है, क्या बीजेपी के मन में संसदीय परंपराओं या संविधान के लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं बची है, या वो अब इतना दिखावा भी नहीं कर रही? उसका मतलब वो दिखावा भी नहीं करना चाहती कि हम इसकी इज्जत करते हैं, वो जैसा उसका मन है उसी हिसाब से वो चल रही है। क्या लगता है? देखिए समिता जी, बीजेपी और आरएसएस के मन में संविधान के प्रति कभी कोई आस्था और सम्मान कभी था ही नहीं। बस ये था, चूंकि जनता का दबाव होता था तो ये अपने मन में छुपाए रहते थे और जब मौका लगता था उसका अपमान करते थे। अब इनको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि ये खुलकर अपमान कर सकते हैं, शायद उनको ऐसा लगता है। हालांकि वो समय अभी भी नहीं आया, चूँकि जनता दुरुस्त कर देगी, जो कि उदित राज कह रहे हैं। तो जनता अब इनको दुरुस्त करने पे आ गई है और ये सोच रहे हैं कि चूँकि इनकी पोल अब खुल चुकी है तो ठीक है, जब पोल खुली चुकी है तो जितना अपमान करना है और अपमान कर लिया जाए। अब ये इस पर उतर आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी पोल खुल चुकी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के इनकी जो मानसिकता है उसकी पोल खुल चुकी है, संविधान के प्रति इनके जो भाव हैं उसकी पोल खुल चुकी है। तो अब ये खुलेआम जो है वो एक तरीके से अपमान पर उतर आए हैं। तो ये इनकी इस रणनीति का हिस्सा एक तरीके से समझा जा सकता है समिता जी। और लेकिन जनता इनको अब ठीक करेगी, ये अब सब समझ में आ रहा है, चूँकि जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर रही है। और चुनाव आयोग को भी जनता अब ठीक करेगी, चूँकि जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर के चीज़ें आ रही हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से उसने धांधियाँ करके सरकारें बनवाई हैं, तो ये विपक्ष के आरोप हैं। तो अब जनता जो है जब तक सड़कों पर आती है तो फिर इस तरीके से चीज़ें शुरू होती हैं। और ये जो तूफान उठता हुआ दिख रहा है समिता जी, ये आसानी से थमने वाला नहीं है। ये या तो अमित शाह का इस्तीफा कराकर मानेगा या मोदी जी की सरकार जो है गिरा कर मानेगा, इसके बाद ही कुछ होगा। वरना नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अमित शाह को तत्काल बर्खास्त करें, मंत्रिमंडल से हटाएं, या अमित शाह सरकार बचाने के लिए इस्तीफा दे दें। दो में से एक काम होगा, तभी ये आंदोलन जो है रुकने वाला है। क्योंकि इसकी जो जिस तरीके से तस्वीरें सब सामने आ रही हैं और लोगों का गुस्सा जो सामने आ रहा है, वो इस बात की गवाही देता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, मोदी सरकार खतरे में है, ये इसकी गवाही या इसके संकेत ये तस्वीरें दे रही हैं जो पूरे देश भर से आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कहीं पर एक आध जगह कोई छोटा मोटा प्रदर्शन हो गया हो, ये पूरे देश में इसी तरह से तस्वीरें हैं और सोशल मीडिया इन तस्वीरों से भरा हुआ है। और अगर बीजेपी सरकार गिरती है, मोदी सत्ता से हटते हैं, तो संघ का क्या होगा? अगले साल उसकी बरसी है, 100वीं बरसी है। अमलेंदु जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि मोहन भागवत ने हाल ही में जो ये बयान दिया था कि और मामले इस तरह से नहीं होने चाहिए और कोई ऐसे धर्म गुरु नहीं बन जाता, संभल का नाम बिना लिए उन्होंने जो बात कही थी, अब उस पर दूसरे लोगों के भी बयान प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसे धार्मिक मामलों का निर्णय आरएसएस के बजाय धर्माचार्यों के द्वारा किया जाना चाहिए, और आरएसएस तो एक सांस्कृतिक संगठन है। और स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जो मोदी जी के काफी सम्मानीय है उनके लिए, वो ये बोलते हैं कि ये बयान मोहन भागवत का व्यक्तिगत हो सकता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे अनुशासक नहीं है, वो संघ के संचालक हो सकते हैं, हिंदू धर्म के नहीं। तो यहाँ पर मोहन भागवत का ये जो बयान आया है और इससे साधु संत जो ये धर्माचार्य हैं, ये जिस तरह से अब खुलकर मुखालफत करते हुए दिख रहे हैं, क्या ऐसे में बीजेपी के लिए ये एक और नई मुसीबत तैयार हो रही है? क्योंकि उसके लिए सबसे आसान था कि आप सारे जरूरी मसलों से हटाओ और मंदिर मस्जिद में देश को लगा दो। अब यहाँ पर मोहन भागवत भी उसके साथ नहीं, और मोहन भागवत ने बोल दिया तो बाकी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो लोग भी अब इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए क्या ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही हैं? निश्चित तौर पर समिता जी, असल में वो कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जब आपने बबूल बोया था तो बबूल ही आप काटेंगे। अब बबूल जो है वो बड़े हो गए हैं तो वो कांटे उनके ज़्यादा चुभने लगे हैं।
भाई ये तमाम बबूल तो ही खड़े हो गए हैं। भाई आरएसएस ने तमाम फर्जी जो थे वो महामंडलेश्वर और संत और जाने क्या क्या सब खड़े कर दिए, शंकराचार्य तक फर्जी खड़े कर दिए आरएसएस ने। अब जब कह रहे हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, तो वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं कि आरएसएस हिंदुओं का ठेकेदार है, तो अब उनको जो संत हैं वो अगर वो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं, तो उसमें तो कोई गलत बात भी नहीं है। मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार कैसे हो जाएंगे? हालांकि ठेकेदार वो संत भी नहीं है जो बात कह रहे हैं, वो अपने अपने संप्रदाय के ठेकेदार हो सकते हैं, जिस अखाड़े से वो आते हैं या जिस संप्रदाय से आते हैं उसके हो सकते हैं, पूरे हिंदुओं के ठेकेदार वो भी नहीं हो सकते हैं। तो ये समिता जी अब जो है असल में होता ये कि जब इस तरीके की राजनीति होती है तो इसमें फिर उस पर कब्जा करने की अब होड़ मचा करती है। आरएसएस ने जो अपना विस्तार करने के लिए, बीजेपी का विस्तार करने के लिए जो राजनीतिक चाल चली थी, उसके पीछे जिस तरीके से साधु संतों का सहारा लेने की कोशिशें की थी, वो अब उसको उल्टी पड़ती हुई अब नज़र आ रही हैं। और अब अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ साधु संतों की आवाज़ें उठ रही हैं समिता जी, तो इससे अच्छा तो और कुछ दिन हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए किसी को? जी बिल्कुल, हिंदुओं को जगाने का जो सपना बीजेपी ने देखा था या जो मुहिम शुरू की थी, अब ऐसा लग रहा है कि हिंदू वाकई जाग गया है। और जो हिंदू धर्म खतरे में बता कर लोगों को डराया जा रहा था, अब उसी हिंदू धर्म के ठेकेदार आपस में इस बात के लिए लड़ने लगे हैं कि कौन उसकी रक्षा ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तो ये जो आपस की लड़ाई है, और आपने बिल्कुल सही उसकी तुलना की कि अब ये जो बबूल का पेड़ है बड़ा हो गया है और इसके जो कांटे हैं वो बीजेपी को चुभ रहे हैं, मोदी की सत्ता को चुभ रहे हैं। और उदित राज के शब्दों को हम फिर से दोहराएं कि जो दिमाग दुरुस्त कर देगा, तो फिलहाल कांग्रेस का यह आंदोलन और उसके साथ साथ मोहन भागवत के बयान को लेकर जिस तरह से अब हिंदू धर्म के भीतर ही एक नए किस्म की लड़ाई छिड़ गई है, यानी जो हिंदू धर्म के भीतर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हिंदुत्व के ठेकेदारों के बीच एक नए किस्म की लड़ाई छिड़ गई है, और उसमें वो आपस में सिर पटोवल करें, और लेकिन कम से कम हिंदू धर्म को बख्श दें और भारत को बख्श दें, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए